हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों राम राम सबको, राम राम मेरे भाइयों, राम राम सबको। और बढ़िया चल रहा है मामला आप लोगों का। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक होगा आपका जनगणना वाला। इसमें अपन भारत और राजस्थान दोनों की जनगणना की तुलना करके पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो जो टॉपिक आपका है आज का टॉपिक, वो होगा जनगणना। और जनगणना में अपन पढ़ेंगे भारत और राजस्थान दोनों की तुलना कर लेंगे। यहाँ पे दोनों की तुलना कर लेंगे, भारत और राजस्थान की दोनों की तुलना कर लेंगे जनगणना। तो ये टॉपिक आपका है और इसी के बारे में अपन को अध्ययन करना है मित्रों। और सब बढ़िया हो आप लोग? तो देखते हैं इसको, जनगणना वाले को। देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो थोड़ा सा ज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे। कुछ इसके फैक्ट है उनके बारे में देखेंगे। जनगणना का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? जनगणना, अब जनगणना की बात करूं तो प्रथम उल्लेख यानी कि पहली बार जो जनगणना है, इसका पहली बार उल्लेख कहां मिलता है? तो मुगल काल में मिलता है। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है मुगल काल में जनगणना का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है? मुगल काल में। याद रखना है मित्रों, जनगणना का पहली बार जो उल्लेख मिलता है हमको मुगल काल में मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। और मुगल काल में कहां मिलता है? एक पुस्तक है आईनी ए अकबरी पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है आईनी ए अकबरी। इस पुस्तक में पहली बार आपको जनगणना का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि जनगणना का पहली बार उल्लेख हमारे यहाँ पे मुगल काल में मिलता है और उसकी पुस्तक जो है आईनी ए अकबरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जनगणना की बात करें तो विश्व में प्रथम गणना अगर आपसे पूछे कि विश्व में पहली बार गणना किसने करवाई थी, तो 1749 में स्वीडन ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1749 में किसने करवाई थी? स्वीडन ने। एक देश है स्वीडन, इसने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में प्रथम गणना का उल्लेख जो मिलता है 1749 में स्वीडन ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और देन उसी के बाद में 1790 में किसने करवाई थी? अमेरिका ने। ये आपको ध्यान रखना है। ये विश्व की अपन ने बात कर ली। तो याद रखना है, विश्व में पहली स्वीडन ने और दूसरा अमेरिका ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना जो है विषय, जनगणना विषय संघ सूची का विषय है। संघ सूची, अब याद रखना है, जनगणना संघ सूची का है। और यहां पे नोट में मैं लिख देता हूं जनसंख्या ये आपका समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची का विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है और आपके जनसंख्या जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो जनगणना जो है इसका प्रथम उल्लेख मुगल काल में मिलता है। पुस्तक आईनी ए अकबरी है। विश्व में प्रथम गणना 1749 में स्वीडन ने, 1790 में अमेरिका ने। और जनगणना विषय संघ सूची का है, लेकिन जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जनगणना का जो काम है वो कौन करता है, आगे की अपन चर्चा करें तो जनगणना। अब जनगणना की अगर मैं बात करूं तो जनगणना का कार्य कौन करता है और जनगणना के आंकड़े इकट्ठे कौन करता है? आंकड़े इकट्ठा तो जनगणना का जो कार्य करवाता है वो गृह विभाग के अधीन एक निदेशालय, जनगणना निदेशालय,
जनगणना निदेशालय, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनगणना करवाने का काम जो है ये जो गृह विभाग है, तो गृह विभाग के अधीन जनगणना निदेशालय करवाता है और जनगणना के आंकड़े जो इकट्ठे करता है वो NSSO करता है। ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? NSSO करता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अब जनगणना की बात करें तो जनगणना की भारत में प्रथम गणना। तो अब मित्रों यहां से देखो शुरुआत हो गई है कि भारत में प्रथम गणना कब होती है? तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। याद रखना है 1872 में किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने। तो भारत में पहली बार जनगणना करवाने का काम कब हुआ? 1872 में। याद रखना है किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर भारत में दशकीय जनगणना की बात करें तो 1981 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। याद रखना है भारत में दशकीय का मतलब होता है 10 वर्ष में गणना। दशकीय गणना कब हुई? 1881 से। और किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। याद रखना है भारत में पहली बार गणना की शुरुआत 1872 में, लेकिन दशकीय गणना की शुरुआत होती है 1881 से। प्रति 10 वर्ष में गणना होगी, इसका काम लॉर्ड रिपन ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे भारत में प्रथम जनगणना तो याद रखना है 1872 में, और भारत में दशकीय जनगणना 1881 में किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब याद रखना है 81 से अब तक, 1881 से अब तक 15 हो चुकी है, 15वीं गणना हो चुकी है। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन आजादी के बाद से अब तक 7वीं गणना हुई है। कौन सी हुई है? 7वीं। तो याद रखना है मित्रों 1881 से पूछे अब तक तो 15वीं गणना हो चुकी है, 15 बार गणना हो चुकी है। अब 16वीं होगी आगे। और मित्रों आजादी के बाद से पूछे तो 7वीं हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब जनगणना की आगे बात करें तो प्रथम जनगणना आयुक्त। देखो जनगणना करने के लिए जनगणना कमिश्नर होता है जिसको आयुक्त बोलते हैं। तो भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? W प्लावेन। याद रखना है कौन थे? W प्लावेन। याद रखना है W प्लावेन थे। तो प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? W प्लावेन। याद रखना है पहली जनगणना जो है ये 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। दशकीय यानी कि 10 वर्ष की जो जनगणना है वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। प्रथम जनगणना आयुक्त W प्लावेन थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब अपन कुछ और चर्चा करते हैं। जनगणना 2011 इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। जनगणना 2011 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जनगणना 2011 की जो अभी हुई है, समझ में है ना? तो अब इसमें देखो याद रखना है एक तो होते हैं अंतिम आंकड़े, एक होते हैं अनंतिम आंकड़े। समझ में है ना? 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं जनगणना के। 2 प्रकार के आंकड़े। 2 प्रकार के आंकड़ों की बात करूं तो एक होते हैं अनंतिम आंकड़े, और एक होते हैं अंतिम। अंतिम का मतलब होता है फाइनल और अनंतिम का मतलब होता है फाइनल नहीं।
समझ में आया ना। एक होते हैं अनंतिम आंकड़े जो फाइनल नहीं होते, और एक होते हैं अंतिम आंकड़े जो क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अनंतम आंकड़े जो हैं आपके, ये 1 मार्च 2011 को जारी हुए, 1 मार्च 2011 याद रखना है। अनंतिम आंकड़े 1 मार्च 2011 को जारी हुए थे, ये फाइनल नहीं थे। और जो अंतिम आंकड़े हैं ये 30 अप्रैल 2013 को जारी हुए। इनमें संशोधन किया और इनको जारी किया। अंतिम आंकड़ों को याद रखना है। 30 अप्रैल 2011। इनमें अंतर क्या है? देखो ये फाइनल आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़े कैसे आंकड़े होते हैं? फाइनल आंकड़े। जबकि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं। इनमें अनंतिम आंकड़ों में संशोधन किया जा सकता है, अंतिम आंकड़ों में संशोधन नहीं। इनको जारी कर दिया था 1 मार्च 2011 को, और इनमें कोई त्रुटि हो गई थी, कोई गलती रह गई थी, तो इनको संशोधन करके फिर पुनः जारी किया था 30 अप्रैल 2011। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक का मामला? अंतिम आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो फाइनल नहीं होते हैं, ठीक है। और अनंतिम आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो फाइनल नहीं होते, और अंतिम आंकड़े वो होते हैं जो फाइनल होते हैं। अब याद रखना है, जो ये आंकड़े थे अनंतिम आंकड़े, ये जारी किया था सी चंद्रमौली ने जारी किए। ये तो किसने जारी किए? सी चंद्रमौली ने। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपके जो अंतिम आंकड़े हैं उनको जारी किया था सुशील कुमार शिंदे ने। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। सुशील कुमार शिंदे ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछे कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े किसने जारी किए? सुशील कुमार शिंदे ने। और 2011 के अनंतिम आंकड़े किसने जारी किए? चंद्रमौली सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? चंद्रमौली याद रखना है आपको। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। अब बात करेंगे आगे। जनगणना 2011, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जनगणना 2011। तो जनगणना 2011 की मैं बात करूं तो जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? शुभंकर। अब दोनों में देखना है। राजस्थान में तो शुभंकर क्या था और भारत में शुभंकर क्या था। यानी कि 2011 की जनगणना का राजस्थान में शुभंकर क्या लिया गया और भारत में शुभंकर क्या लिया गया। तो याद रखना है मित्रों, जो राजस्थान था उसका जो शुभंकर था मित्रों, ये आपके प्रगणक शिक्षिका। याद रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? प्रगणक शिक्षिका ध्यान रखना है आपको। प्रगणक शिक्षिका। और भारत का भी क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ये 2011 का क्या है? जनगणना का शुभंकर है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। अब 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? स्लोगन का मतलब मैं बोल दूं देसी भाषा में नारा। ठीक है ना? अब स्लोगन वही बात करेंगे अपन राजस्थान का। राजस्थान में स्लोगन क्या था और भारत में स्लोगन क्या था? भारत में स्लोगन क्या था? स्लोगन का मतलब नारा। याद रखना है आपको। तो राजस्थान का था मेरी जनगणना मेरा अधिकार। राजस्थान का क्या था? मेरी जनगणना मेरा अधिकार। मेरी जनगणना मेरा अधिकार।
ये तो था हमारे राजस्थान का स्लोगन, समझ में आया ना। राजस्थान का स्लोगन था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, और भारत का था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखो ये जो स्लोगन है, ये नारा है, ये ऐसे लोगों को जागृत करने के लिए है जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। बच्चे ज्यादा क्या होते हैं कि भाई 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे। पहले देखो आप, एक एक व्यक्ति के 20-20 बच्चे, 15-15 बच्चे, 18-18 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन उनमें है ना 10 मर जाते थे, 12 मर जाते थे, 5-7 ही जीवित रहते थे। पहले स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। देखो भारतीयों ने अपनी दम पर एक ही काम किया है, जनसंख्या वृद्धि। बाकी भारत के विकास में विदेशी सहयोग और विदेशी हाथ रहा है हमेशा, लेकिन भारतीयों ने अपनी दम पे जो काम किया है वो जनसंख्या वृद्धि का ही किया है। तो यहां पे देखो अपने, अगर अब ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही ना तो आने वाले समय में आपको हर छठा व्यक्ति भारतीय नजर आएगा। विश्व में हर 5 व्यक्ति आपको और मिलेंगे, छठा व्यक्ति भारतीय मिलेगा। इतनी प्रोग्रेस हमारे भारत में जनसंख्या को लेकर हो रही है। तो अब क्या बोला, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना हमारी है और हमारा भविष्य। ऐसे बढ़ाते रहोगे तो भविष्य क्या अंधकार में ही जाएगा। रहने के लिए मकान भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए भोजन भी चाहिए। तो जागरूक हो, अभी थोड़ा सा जागरूक नागरिक बनो और थोड़ा विराम लगाओ, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करो। सरकार बहुत कार्यक्रम चलाती है। इंदिरा गांधी ने चलाया था नसबंदी प्रोग्राम, पकड़ पकड़ के लोगों की 87 लाख लोगों की नसबंदी करा दी, चाहे शादीशुदा और चाहे कंवारा हो। समझ में है ना। तो ऐसे लोगों की नसबंदी करा दी, शादीशुदा है उसकी भी करा दी, कंवारा है उसकी भी करवा दी। एक जानकार थे 1900 ये बात है 76-77 की, मॉडल है, निखिल नाम है, उसकी नसबंदी हो गई, कंवारा ही था। तो बहुत पापड़ बेली हुई थी उस समय, तभी तो सरकार गिर गई थी। तो स्लोगन या नारा क्या है, राजस्थान में है मेरी जनगणना मेरा अधिकार और भारत में है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है। अब बात करेंगे 2011 की जनगणना का आयुक्त। 2011 की जनगणना का आयुक्त वही बात करेंगे। राजस्थान में कौन है, भारत में कौन है। राजस्थान का आयुक्त कौन था 2011 की कार, भारत में आयुक्त कौन था। याद रखना है, भारत में थे सी चंद्रमौली। भारत में कौन थे, सी चंद्रमौली। और राजस्थान में थी सुब्रा सिंह। राजस्थान की थी सुब्रा सिंह और भारत के थे सी चंद्रमौली। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है मामला, क्लियर है पूरा का पूरा। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे जो दशकीय वृद्धि है उसमें कब कब कमी और कब कब वृद्धि देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि की बात कर रहा हूं मैं 1911 से 1921 के बीच की, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था 1911 से 1921 के बीच के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इस दशक में क्या हुआ था, तो इस दशक में जनसंख्या में क्या देखने को मिली थी, गिरावट। जनसंख्या में क्या आई थी, गिरावट आई थी। जनसंख्या में क्या आई थी, गिरावट। और इसीलिए 1921 को महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं। जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 1921 को महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं। यानी कि क्या हुआ था, पहले एक एक व्यक्ति के 10-10, 12-12 पुत्र पुत्रियां हुआ करती थी। तो सरकार ने बोला कि भाई इनको बंद करो, इतने बच्चे पैदा मत करो। लोगों के पास में काम थे नहीं, मनोरंजन के साधन उस समय थे नहीं। समझ में आया ना।
तो सरकार को लोगों ने बोला कि भाई कैसे करें, 12 बच्चे 13 बच्चे होते हैं तो 5-7 तो जीवित रहते हैं, 5-7 मर जाते हैं। तो पूंजीपति तो क्या करते हैं, पूंजी का संचय करते हैं, और गरीब आदमी जो होता है वो क्या करते हैं, श्रम का संचय करते हैं। श्रम का मतलब वो ये सोचते थे कि 5-10 बच्चे होंगे, 1000 रुपए भी कमाएंगे तो 10,000 रुपए महीने के घर में आएंगे। समझ में आया ना। और अगर 10-10 हजार रुपए कमाएंगे तो 1 लाख रुपए महीने के घर में आएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि खर्चा भी इतना ही होगा 10 आदमियों का, ठीक है ना, खाना पीना भी तो खाएंगे ना, एक एक चून का कट्टा एक ही दिन में छिलटाएंगे तो रोज के 500-700 हजार रुपए तो खर्च ही हो जाएंगे। तो इतना खर्चा महीने का फिर 50-60 हजार का तो खर्चा ही हो जाएगा। तो उनको ये नहीं था, सरकार ने बोला कि भाई जनसंख्या पैदा करना, बच्चे जो हैं उनको पैदा करना बंद करो। तो सरकार ने बोला कि, लोगों ने बोला कि भाई कैसे करें, हमारे होते हैं जो मर जाते हैं। सरकार ने बोला कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो पहली जो स्थिति थी, तो पहली स्टेज में क्या होता है, जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा। फिर सरकार ने क्या किया, लोगों को विश्वास में लेने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार किया, हॉस्पिटल खोल दिए। तो जैसे सरकार ने बोला कि तुम करो, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगी किसी को भी, जो पैदा होगा वो जीवित रहेगा। तो 10 पैदा हुए, और दूसरी स्टेज में क्या हो गया, मृत्यु दर में कमी आ गई और जन्म दर में वृद्धि हो गई। समझ में आया ना। तो जन्म दर में तो वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हो गया, प्रसार हो गया। लोगों को समझ में आने लग गई कि यार वास्तव में 10 पैदा हुए, 10 के 10 जीवित है, मरा एक भी नहीं है। तो लोगों ने थोड़ा विराम दे दिया। दूसरे में जन्म दर में थोड़ी कमी आ गई। समझ में आया ना। जिसके 10 होते थे तो दोबारा उसके भाई ने सोचा कि इसके 10 हैं, जीवित हैं, तो मैं 10 क्यों करूं, फिर मैं 3 ही करके रह जाता हूं। तो उसने 3 बच्चे पैदा कर लिए। तो इस प्रकार से ये स्टेज है। तो 1921 का जो वर्ष है, इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और इसमें जनसंख्या में क्या आती है, कमी आती है। कितनी कमी आती है, इसकी अगर बात करें दशकीय में कमी की, जनसंख्या में कमी, गिरावट आती है। तो भारत में तो कितनी गिरावट होती है, और हमारे राजस्थान में कितनी गिरावट होती है 1911 से 1921 के बीच में। भारत की अगर मैं बात करूं तो मित्रों, यहां पे कमी होती है -0.31% की क्या होती है, कमी। इतनी कमी होती है इसमें जनसंख्या में। और इसमें होती है माइनस, राजस्थान में -6.29% की कमी, यानी कि माइनस में चली गई जनसंख्या। समझ में है ना। इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। एकमात्र यही वर्ष ऐसा है जिसमें जनसंख्या नेगेटिव रही है, ये याद रखना है आपको। तो राजस्थान में जो कमी आई वो तो आई -6.29% की, और जो भारत में आई वो आई -0.31% की कमी आती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसीलिए 1921 को महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे कि निम्न में से किसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। दशक 1951 से 61, इसमें क्या रगड़ा होता है 1951 से 1961 में। इसमें अगर रगड़े की मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या वृद्धि है ना, वो अचानक बढ़ जाती है। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि जैसे 13.31 से बढ़कर 21.64% हो गई। याद रखना है, जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें जनसंख्या में वृद्धि होती है। और जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है मित्रों, जनसंख्या में वृद्धि होती है 13.31% से बढ़कर डायरेक्ट पहुंचा दी लोगों ने 21.64%। इतनी क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। ये देख लो, यहां से यहां पहुंच गई जनसंख्या, इतनी पहुंच गई। लोगों ने बहुत धूमधाम से प्रोग्राम चालू किया और 13.31% से बढ़कर 21.64% तक पहुंचा दी। ये देख लो। अब इसको क्या बोला जाता है, जनसंख्या का छलांग दशक बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जनसंख्या छलांग दशक। छलांग दशक यानी कि पूरी छलांग ही लगा दी भाई, छलांग दशक बोला जाता है।
तो याद रखना है जनसंख्या छलांग दशक, याद रखना है मित्रों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि 1951 से 1961 को जनसंख्या का छलांग दशक बोला जाता है। जनसंख्या है ना एकाएक बढ़कर 13.31 से पहुंच गई 21.64%। समझ में है ना, भारी जोरों से काम चला और भाई साहब पहुंचा दी 21.64%, 13.31 से बढ़ाकर। ठीक है, क्लियर है। अब भारत की जनसंख्या की वृद्धि की बात कर लेते हैं अपन। क्लियर है मामला। भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात कर लेते हैं। अब वृद्धि की मैं बात करूं तो दो प्रकार से करूंगा, प्रतिवर्ष वृद्धि, प्रतिवर्ष वृद्धि और प्रति दशक वृद्धि। प्रति दशक वृद्धि, दशक वृद्धि, प्रतिवर्ष वृद्धि, तो अब प्रति वर्ष वृद्धि और प्रति दशक वृद्धि, यानी कि भारत की जनसंख्या एक साल में किसके बराबर बढ़ जाती है? तो एक साल में तो बढ़ जाती है ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान जनसंख्या के बराबर। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान जनसंख्या के बराबर, वर्तमान जनसंख्या के बराबर बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान जनसंख्या के बराबर एक साल में अपन है ना जनसंख्या बढ़ा देते हैं। दोस्तों एक साल में ऑस्ट्रेलिया की जो वर्तमान में जनसंख्या है ना, उतनी जनसंख्या तो अपन एक साल में पैदा करके बढ़ा देते हैं। ठीक है, और दशक की बात करूं, प्रति दशक की अगर मैं बात करूं तो प्रति दशक में मित्रों ब्राजील की जनसंख्या के बराबर बढ़ा देते हैं। प्रति दशक की बात करूं तो ब्राजील की वर्तमान जनसंख्या के बराबर, ब्राजील की वर्तमान जनसंख्या के बराबर, जनसंख्या के बराबर, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि 10 साल में तो अपन ब्राजील की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या खड़ी कर देते हैं और एक साल में मित्रों अपन है ना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या खड़ी कर देते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इतने जोरों से प्रोग्राम भारत में जनसंख्या वृद्धि का चल रहा है। अब सरकार क्या करे? सरकार तो करेगी ना जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। हम दो, पहले चीन ने चलाया, हम दो हमारे दो, अब एक पे आ गया, भारत भी यही था, हम दो हमारे दो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहां तक का मामला सेट है। अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्चिंग न्यू चैनल नेट का नया चैनल लॉन्च हो रहा है। ठीक है ना, 20 फरवरी 2020 को। तो 12 बजे इसकी लॉन्चिंग है, उस समय लाइव क्लास में आना न भूले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चैटा चाटी करते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम है पढ़ाना और तुम्हारा काम पढ़ना। जो बच्चे सिंसियर हैं वो पढ़ते रहेंगे, जिनको चैट करना है वो करते रहेंगे। ठीक है।